करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया हुआ है और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप बताओ, एक प्रोग्राम लिखो बेसिकली जो कि एरिया फाइंड करे और पेरीमीटर फाइंड करे सर्कल का। और इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें ये कहा जा रहा है कि स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं उसको एक्सप्लेन करिए और सिंटैक्स की मदद से और एग्जाम्पल की मदद से आप उसको समझाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम पहले प्रोग्राम की अपनी बात करते हैं तो सबसे पहले हमको एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो in this a program we have to calculate the area and circumference of the circle. We have the following two formulas to calculate the area and circumference of the circle. हमारा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है और सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर होता है, जैसा कि ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। अच्छा, कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पे और पॉइंट आउट कर दूं। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ये हमारा प्रोग्राम होता है। ठीक, अब प्रोग्राम ही लिखना है तो हम लोग डायरेक्टली अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। और ये रहा हम लोग का प्रोग्राम। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h लिखे, जिसमें हैश इंक्लूड हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। stdio.h जो है वो हमारी हेडर फाइल होती है। int मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के पहले int लगा है तो int हमारा क्या है? int को हम रिटर्न टाइप कहते हैं। जब कोई डेटा टाइप हमारे फंक्शन के साथ यूज किया जाता है तो उसको हम रिटर्न टाइप कहते हैं। वैसे तो ये है डेटा टाइप ही, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन के साथ यूज हो रहा है तो ये हमारा रिटर्न टाइप कहलाएगा। फंक्शन में हमारी बेसिकली तीन चीजें होती हैं। एक फंक्शन नेम होता है, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस होता है, इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, और यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप होता है, यानी कि फंक्शन अपना काम कंप्लीट करने के बाद किस तरीके की वैल्यू वो वापस से रिटर्न कर रहा है जिस फंक्शन ने उसको कॉल किया है। ठीक, आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली जो इनपुट हम लोग परफॉर्म देते हैं फंक्शन को काम करने के लिए, जिसके ऊपर फंक्शन काम करता है, वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेन फंक्शन की। तो मेन फंक्शन जो हमारा है, मेन फंक्शन हमारा स्पेशल फंक्शन कहलाता है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इसी से स्टार्ट होता है और इसी पे खत्म होता है। यानी कि हमारे प्रोग्राम में केवल मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस से हमको पता है कि कर्ली ब्रेसेस हमारा एक ब्लॉक को डिनोट करता है। तो ये हमारा पूरा पोर्शन जो कोड का है, ये पूरा पर्टिकुलरली एक ब्लॉक है। इसके बाद आ गए फ्लोट पे। तो आप लोग को ये जानकारी होगी ही कि फ्लोट की जब हम बात करते हैं, तब हम बात करते हैं जब हमको फ्रैक्शनल नंबर्स या डेसिमल पॉइंट नंबर्स हम लोग यूज करते हैं। फ्रैक्शनल और डेसिमल पॉइंट नंबर जब हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम बेसिकली यहाँ पे फ्लोट कहते हैं। ठीक, फ्लोट कहते हैं। फ्लोट एक डेटा टाइप है जो कि वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। रेडियस और एरिया हमारा दोनों डेसिमल पॉइंट में आने के चांसेस होते हैं, इस कारण से हमने रेडियस और एरिया जो दो वेरिएबल बनाए हैं उसको हम फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद आता है प्रिंटफ। प्रिंटफ हमारा प्रिंट फंक्शन है। बेसिकली प्रिंटफ फंक्शन जो हमारा है वो हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। जब हम फंक्शन की बात करते हैं बेसिकली, तो हमारे दो तरीके के फंक्शंस होते हैं। एक प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूजर बनाता है। दो तरीके के फंक्शन है, एक प्री डिफाइंड, एक यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड जो पहले से कंपाइलर में डिफाइंड होते हैं, और यूजर डिफाइंड जो कि यूजर बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन में जब यहाँ पे प्रिंटफ जो फंक्शन है हमारा, ये इसका जो डेफिनेशन है, तो फंक्शन के तीन पार्ट्स होते हैं। अगर हम फंक्शन कभी बनाए, फंक्शन पढ़ें, तो फंक्शन के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन, और थर्ड पॉइंट है फंक्शन कॉल। तो ये तीन चीजें होती हैं हमारे फंक्शन को। जब हम फंक्शन बनाते हैं तो ये तीन चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन यानी कि हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि भैया हम इस तरीके का फंक्शन अपने प्रोग्राम में लिखने जा रहे हैं। डेफिनेशन, फंक्शन क्या करेगा ये यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि ये फंक्शन क्या करेगा और क्या हमको वापस रिटर्न देगा।
फंक्शन कॉल जिस सिचुएशन में जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो फंक्शन मतलब उस फंक्शन को हमें कब यूज करना है वो हमारा फंक्शन कॉल हमको सिग्निफाई करता है। ठीक। तो printf फंक्शन बेसिकली हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। इसकी डेफिनेशन जो होती है कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा कैसे करेगा, ये हमारा किसके अंदर होती है, stdiu.h के अंदर होती है। ठीक। इसी तरीके से printf फंक्शन जो हमारा फंक्शन है वो किस तरीके की वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट अपने पास ले रहा है, वो अपने पास स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट अपने पास ले रहा है। इसके बाद आते हैं स्कैनफ भी हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। यहाँ परसेंटेज जो होता है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो बताता है कि आप आउटपुट किस फॉर्मेट पे दिखा रहे हो। एम परसेंट सिंबल जो होता है इसको हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जो कि पर्टिकुलरली उस एड्रेस पे जाके वैल्यू को स्टोर कराता है। ठीक। जैसे वेरिएबल है हमारा नेम मेमोरी लोकेशन, तो हमको उस एड्रेस पे जाना है जहां पे वेरिएबल हमारा जिस मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट कर रहा है, उस मेमोरी लोकेशन पे जाके आप वैल्यू को सेव करो। ये हमारा यहाँ पे एम परसेंट रेडियस से यहाँ पे समझ में आता है। फिर आता है हमारा जो सेमीकोलन का सिंबल, ये लाइन टर्मिनेटर की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पे एक इक्वल टू का यूज हुआ है जो कि हमारा है एम परसेंट सॉरी जो हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है कि ये जो भी इसकी वैल्यू आएगी ये वैल्यू हमारा एरिया में असाइन कर देगा, यानी कि एरिया नाम के वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर कर देगा। फिर हमने क्या किया, इसी तरीके से सरकमफेरेंस का भी हम चाहें तो सरकमफेरेंस का भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरीके से लिख लें, है ना। सरकमफेरेंस भी लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस, इसको ऐसे लिख दिया गया। ठीक। फिर प्रिंटफ जो वैल्यू आई कैलकुलेट करने के बाद उसको एरिया में हमने सेव किया था, तो यहाँ पे %f फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ हमने उस एरिया को प्रिंट करा दिया। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम सरकमफेरेंस को भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक। तो ये था हमारा ये वाला प्रोग्राम जिसमें हमको एरिया और सरकमफेरेंस प्रिंट कराना था। यहाँ पे सरकमफेरेंस का नहीं लिखा है तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ही लिख के बता देता हूँ। सरकमफेरेंस, यहाँ पे एक सरकमफेरेंस नाम का वेरिएबल बनेगा, इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस। आप ऐसे लिख लेना और इसके बाद जैसे ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है एज इट इज यहाँ पे आप ऐसे ही लिख देना और फिर उसके बाद इसको प्रिंट करा देना। ठीक है। तो ये हमारा सरकमफ्रेंस और रेडियस का एरिया का प्रोग्राम यहाँ पे होता है। इसके बाद आते हैं अपने जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो जब हम स्विच स्टेटमेंट की बात करते हैं तो स्विच स्टेट हमारा एक तरीके से मल्टीवे ब्रांच स्टेटमेंट इसको कहा जाता है, मल्टीवे ब्रांच स्टेटमेंट। जैसे आप लोग हार्डवेयर लैब में देखे होंगे ना, एक इस तरह के गोल तरीके का स्विच होता है, आप उसको घुमा सकते हो वेरियस पोजीशन पे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, इस तरीके से जो काम करता है उसको स्विच कहते हैं। तो ये भी हमारा एक तरीके का स्विच है। यहाँ पे भी इसका यही इसी तरीके से यूज किया जाता है। जब मल्टीपल कंडीशंस हमारे पास हो तो हमारा स्विच केस को हम लोग यूज करते हैं, वो थोड़ा एफिशिएंट होता है। ठीक। A switch statement allows a variable to be tested for equality against list of values, यानी कि switch statement जो है वो हमारा equality के ऊपर यानी कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर के ऊपर काम करता है और ये कंपेयर कराता है वेरियस लिस्ट से। जो भी हम कोई भी वैल्यू अगर दे रहे हैं, जैसे 1 दे रहे हैं और हमारे पास 1 2 3 4 4 वैल्यूज हैं, तो ये 1 को सबसे कंपेयर कराएगा। ठीक। पहला मिल गया तो पहले वाले के अंदर जो भी केसेस होंगे वो उसको एग्जीक्यूट कराएगा। इसको अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ईच वैल्यू इज कॉल्ड केस, जो भी वैल्यू से कंपैरिजन हम करा रहे हैं उसको हम केस कहते हैं। एंड द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड ऑन चेक्ड फॉर ईच स्विच केस। सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। स्विच केस है, स्विच के अंदर अच्छा एक चीज ध्यान रखना, हमने आपको बताया था कि पैरेंथेसिस का यूज जब कहीं भी आपको पैरेंथेसिस दिखे तो हम उसको फंक्शन कहते हैं, लेकिन कुछ केस में ये एक्सेप्शन होता है। स्विच के साथ भी हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं लेकिन वो हमारा फंक्शन नहीं होता। इफ के साथ भी करते हैं लेकिन वो फंक्शन नहीं है। लेकिन कुछ सिनेरियोज में हमारा वो एज अ फंक्शन ट्रीट किया जाता है जहां पे हमारा पैरेंथेसिस होता है। स्विच के अंदर हमने कोई एक्सप्रेशन लिखना है, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो हमारे हर केस के बाद जो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा है इससे मैच कराई जाएगी। ठीक।
अगर ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन में जो वैल्यू लिखी है वो मैच हो जाती है तो हमारे ये वाले स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखे हैं ये रन कराएंगे और फिर ब्रेक कर दिया जाएगा, यानी कि ये ब्रेक जो है ये हमको स्विच केस से बाहर निकाल देगा। ठीक, अगर ये वाला हमारा एक्सप्रेशन मैच नहीं करता और हमारा ये वाला एक्सप्रेशन मैच करता है तो हम पहले वाले में जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है उसको रन नहीं करा के हम डायरेक्ट केस 2 पे यानी कि इस वाले केस पे आ जाएंगे और इसके अंदर के स्टेटमेंट्स को रन कराएंगे और जो फिर उसके बाद ब्रेक करके हम इस लूप से या स्विच केस से बाहर आ जाएंगे। ब्रेक बेसिकली हमारा एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जो कि हमको स्विच से या किसी न किसी लूप से बाहर निकलने में हमको हेल्प करता है। डिफॉल्ट, इसमें डिफॉल्ट नाम का भी एक हमारा कीवर्ड है जो कि स्विच केस के साथ यूज किया जाता है। डिफॉल्ट यानी कि अगर कोई भी केस हमारा एक्सप्रेशन से मैच नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन करता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, पहले कुछ रूल्स हैं, रूल्स समझ लेते हैं। द एक्सप्रेशन यूज्ड इन अ स्विच स्टेटमेंट मस्ट हैव एन इंटीग्रल इन्यूमरेबल enumerated type or be of a class type in which class has a single conversion function to an integral enumerated type। पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, फिर इसको हम लोग एक बार देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारा एग्जांपल। ठीक, कैर ग्रेड है, ग्रेड में हमने बी डाल दिया और ये ग्रेड जो वेरिएबल है इसको हमने स्विच केस के अंदर डाल दिया। ठीक, अब ये बी जो है ये यहाँ पे ए से कंपेयर किया गया तो ए तो बराबर है नहीं, फिर यहाँ पे बी पे आया तो इससे कंपेयर किया गया। ठीक, अब जब इससे कंपेयर किया गया तो हुआ क्या कि बी के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स थे ही नहीं और बी के अंदर ब्रेक भी नहीं लगा था। ये दोनों चीजें हमारे इसमें नहीं थी, तो इस कारण से अगर ब्रेक नहीं लिखा है तो ब्रेक हमको क्या करता है, स्विच केस से बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा तो ये डायरेक्टली हम केस सी पे चले जाएंगे और यहाँ पे वेल डन प्रिंट होके चला आएगा। फिर ब्रेक क्या करेगा, ये हमको लूप के बाहर कर देगा। ठीक, यहाँ पे भी ब्रेक अगर ना लिखा होता तो हम डायरेक्टली केस डी पे चले जाते। यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रही है, मैचिंग एक बार हो गई, यहाँ पे इस ये वाला जो है ये बी से मैच कर गया, इसके बाद फिर मैचिंग नहीं हो रही, कंपैरिजन नहीं हो रहा। अगर यहाँ ब्रेक नहीं है तो हम डायरेक्टली केस डी पे चले जाएंगे, इसके अंदर यू पास लिखा है तो वो लिख के आ जाएगा, फिर यहाँ ब्रेक लिखा है तो यहाँ से हम बाहर चले जाएंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट केस के साथ लिखना बहुत नेसेसरी होता है। ठीक, यहाँ पे जो चीज है और ग्रेड के अंदर यानी कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन में जो वैल्यू दी गई है उसको मैच कराते हैं हम लोग। ठीक, तो ये था इसका एक एग्जाम्पल। अब इसके जो रूल्स थे उसको देख लेते हैं, फिर फ्लो डायग्राम पे आते हैं। एक्सप्रेशन जो हमारे स्विच केस के अंदर यूज किया जाता है वो इंटीग्रल टाइप का हो सकता है, इन्यूमरेटेड टाइप का हो सकता है, यानी कि आप उसके अंदर स्ट्रिंग भी दे सकते हो, इंटीजर भी दे सकते हो, ये सारी चीजें आप उसके अंदर दे सकते हो कंपैरिजन के लिए। यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट्स, कितने भी केसेस हम लोग बना सकते हैं स्विच के अंदर। ईच केस इज फॉलोड बाय द वैल्यू टू बी कंपेयर्ड एंड टू एंड अ कोलन, यानी कि जिस भी स्विच केस पे हम लिख रहे हैं इतने भी नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं। केस का स्टेटमेंट जो है वो एक वैल्यू के साथ होना नेसेसरी है, यानी कि जिससे आपको कंपैरिजन कराना है वो वैल्यू यहाँ लिखनी जरूरी है और उसके साथ कोलन भी लगाना जरूरी है। ठीक, इसके बाद अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ केस मस्ट बी सेम डेटा टाइप एज द वेरिएबल इन द स्विच एंड इट मस्ट बी अ कांस्टेंट फॉर अ लिटरल। स्विच के अंदर जो हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन जो हमने लिखा, ये एक्सप्रेशन और केस का जो वेरिएबल यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं तो ये इंटीजर टाइप का है तो एक्सप्रेशन भी हमारा इंटीजर ही टाइप का होना चाहिए, तभी तो मैच करेगा। स्ट्रिंग को आप इंटीजर से कैसे मैच कराओगे, वो नहीं पॉसिबल हो सकता ना। तो इस कारण से दोनों हमारा वेरिएबल का डेटा टाइप और कांस्टेंट जो लिटरल हम यूज कर रहे हैं वो दोनों सेम टाइप का होना नेसेसरी है। When the variable being switched on is equal to a case, जब हमारा कोई भी इक्वालिटी कंडीशन मेट होती है, यानी कि जब हम स्विच केस का जो अंदर जो स्विच के अंदर जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और केस के में जो वैल्यू लिखी हुई है अगर वो दोनों हमारी इक्वल होती है तो उस केस में हमारा वो केस ऑन हो जाता है, यानी कि वो केस चालू हो जाता है काम करना। द स्टेटमेंट फॉलोइंग दैट विल केस विल एग्जीक्यूट अंटिल अ ब्रेक स्टेटमेंट अकर, यानी कि जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आता तब तक वो केस वहां पे काम करता रहेगा। When break statement is reached, the switch terminates and flow of controls jump to the next line following the switch statement, यानी कि जब ब्रेक आता है तो वो हमको स्विच से बाहर निकाल देता है और स्विच से बाहर के बाद जो भी प्रोग्राम की नेक्स्ट लाइंस होती हैं वो हमारी एग्जीक्यूट होती हैं। नॉट एवरी केस नीड्स टू कंटेन अ ब्रेक, सब केसेस में हम ब्रेक ना लिखना जरूरी नहीं है।
If no break appears, the flow of control will fall through the subsequent cases until a break is reached. यानी कि अगर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं किसी केस में, तो हमारा केस के बाद केस वो एग्जीक्यूट होता चला जाएगा जब तक ब्रेक अकर नहीं होता, जैसे कि अभी एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया। A switch statement can have an optional default case, यानी कि हम चाहे तो अपने स्विच स्टेटमेंट के साथ डिफॉल्ट को भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। डिफॉल्ट तब एग्जीक्यूट करता है जब हमारा बाकी केसेस एग्जीक्यूट नहीं करते। डिफॉल्ट के साथ हम ब्रेक लिखना नेसेसरी नहीं होता, क्योंकि वो एज इट इज हम जानते हैं कि डिफॉल्ट हम सबसे लास्ट में लिख रहे हैं, उसके बाद कोई केस होते नहीं है, तो वो डायरेक्टली लूप स्विच से हमको बाहर ही लिखे जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम इसके फ्लो डायग्राम पे कि स्विच का फ्लो डायग्राम क्या होता है। तो स्विच केस एक्सप्रेशन जो ये था, ये हमारा ऐसे आया। फिर इसके बाद केसेस आए, केस 1, केस 2, केस 3। कोड ब्लॉक केस 1 का ये है, केस 2 का ये है, केस 3 का ये है। केस 1 चलेगा तो फिर हमको यहाँ पे ये बाहर निकाल देगा, केस 2 चलेगा तो यहाँ से डायरेक्टली बाहर निकाल देगा, क्योंकि ब्रेक लगे। ब्रेक क्या करता है, स्विच से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अगर ब्रेक ना लगा होता केस 1 के बाद, तो ये हमको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता, ये यहाँ पे ना जुड़ के ये चीज यहाँ पे ऐसे केस 2 पे जुड़ती, केस 2 एग्जीक्यूट होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि ब्रेक लगा हुआ है तो हमको डायरेक्टली लूप के, क्योंकि बाहर जाना है, स्विच के बाहर जाना है, तो वो हमारा वहां पे ब्रेक हमको स्विच के बाहर निकाल देता है। तो ये था आज का हम लोग का वीडियो, जिसमें हम लोग ने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए। क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट थे, उन दोनों पार्ट को डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी हम लोग कल अपना 3rd वीडियो, जो किसी लैंग्वेज का नेक्स्ट वीडियो है, उसके साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक कुछ पार्ट और बचा था, इसको भी देख लेते हैं। इसी कोड का आउटपुट पार्ट जो बचा हुआ था, यहाँ पे डिफॉल्ट था, तो डिफॉल्ट के अंदर के जो स्टेटमेंट्स थे वो यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, इनवैलिड ग्रेड। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा हुआ है, ब्रेक नहीं लिखा क्योंकि ये डिफॉल्ट था। प्रिंट एफ आखिरी में लिखा हुआ है, यानी कि स्विच जब बाहर निकलेगा, स्विच से हम ब्रेक लगा के स्विच केस से बाहर आते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे ग्रेड को प्रिंट करा दिया जा रहा है। तो सिंपली वेल डन, योर ग्रेड इज बी प्रिंट होके हमारा आ जा रहा है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।